हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेश। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मे बी की न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया को स्विस कॉन्फ्रेंस जो पीस कॉन्फ्रेंस है यूक्रेन और रशिया के बीच जो स्विट्जरलैंड में जून 15 और 16 जून को होने जा रही है, उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। इंडिया को ही नहीं, 160 कंट्रीज को 160 कंट्रीज को इनवाइट किया गया, जिसमें से कंफर्मेशन आज टिल डेट आज मैं बात कर रहा हूँ 18 मई को 50 कंट्रियों ने 50 कंट्रीज ने यस बोल दिया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि हम एनालिसिस करेंगे कि इस मूव के पीछे की रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। न्यूज एक बात है कि हाँ बुलाया गया है, पार्टिसिपेट करना है, इससे अच्छी बातें होंगी, ये बातें होंगी, वो बातें, भारत को स्ट्रेचर बढ़ेगा, ये है वो है, भारत का पार्टिसिपेशन अच्छा है पीस प्रोसेस में। लेकिन इसके पीछे का एक हिडन एजेंडा जो है वो एक बहुत प्रॉमिसिंग है, जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्विस फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी is on the visit to India. He is on right now Delhi, meeting with our minister, foreign minister, Mr. Jaishankar, and inviting him to and persuading actually for India to uh, participate into their meeting. Lekin India is moving wisely, and I would also say that it is very nice, and it would be very nice not to participate in this meeting. हमें भी reservations, Western nations के way, the way they behave, that is the question mark. They actually insults India, in my point of view. They actually insults India and the all the developing nations, directly or indirectly. How they do it? If you are not uh, giving me actual share and you are inviting me there, and you are not hearing my statement, not valuing my views, that is the insult. This very war that is going on in Ukraine and Russia, if you look at the phenomenon, what I thought I was thinking about that what kind of discussion they will do there. First, in initiation, they will say that the UN Charter, they will open up this democracies, ye wo, right, fight, sari baat. Then they will come to the United Nations Charter, territorial integrity, war and peace, ये वो सारा फलाना ढमकाना जो होता है, ये चार्टर क्या पहले नहीं बना था? मैं इस पे भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या ये चार्टर का इंसल्ट नहीं? जब अक्साई चिन रीजन को चाइना ने इंडिया से स्नैच कर लिया 1962 में, क्या ये चार्टर तब नहीं थे? ऑक्यूपेशन आज भी उसके हाथ में है या नहीं है? क्या यूएन चार्टर आज वैलिड नहीं है? क्या यही कंट्री जो आज ये कॉल कर रही है, क्या इन्होंने मुझे फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया, जस्टिस दी? जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है वो इंडिया के साथ नहीं हुआ। और जब जब भी हम परेशानी में आए हैं तो यही चार्टर, यही डेमोक्रेसीज, ये कभी भी अपने पॉलिटिकल हितों के हिसाब से ही चलते रहे हैं। ये आज पहली बार ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस तरह की बातें की है। डेमोक्रेसी जब इनकी जरूरत होती है, डेमोक्रेसी ये वो, अभी जो प्रेसिडेंट है ईयू की,
वॉन्डर कौन सा लेन है उसका नाम है ना, वार्शुला वॉन्डर लेन उसका नाम है। हाँ, तो वो जब यूक्रेन पर अटैक हुआ तो देखो पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। रशिया के खिलाफ, रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ अबडक्शन और पता नहीं कौन कौन से केसेस कर दिए, उसको क्रिमिनल घोषित करा दिया। इंडिया भाग भाग के 2-3 बार आई इंडिया का सपोर्ट गेन करने के लिए। नहीं, फ्रीडम डेमोक्रेसी सबको अलाइंड होना है, ये वो पूरा एक प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाया। यही आज डेमोक्रेसी, यही फ्रीडम, वही लेडी जो है वो आज चुप है जब पैलेस्टाइन में ये इशू हो रहा है। पैलेस्टाइन इशू पर किसी ने कॉल किया, मीटिंग कहीं पे अरेंजमेंट की वेस्टर्न नेशंस ने? कितने कितने बिलियन डॉलर इन्होंने इजराइल को वेपन्स दिए। मैं ये प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। इफ दीज आर द प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसीज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये वो, तो व्हेन अदर नेशंस आर सफरिंग माइनस यूरोपियन यूनियन और द एंड देयर अलाइज, तो बताइए कि यही चार्टर, यही लोग चुप क्यों हो जाते हैं और ये अपने पॉलिटिकल हितों के हिसाब से चीजों को करने लगते हैं। आज भी इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। 160 कंट्रीज को बुलाने का क्या मीनिंग है? ये क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग डायरेक्ट ये है कि माइनस रशिया, इन सभी कंट्रीज को उन यूएन के प्रिंसिपल्स पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, इनके व्यूज लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि इन सारी कंट्रीज से रशिया को माइनस किया जाए। और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को ऑलरेडी सैंक्शन कर रखा है, रशिया की इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर और रशिया की मार्केट सब कुछ जिससे उसको एक्सपोर्ट प्रॉब्लम में आ जाए, ये करने की कोशिश है। 160 कंट्रियां कौन सी पीस फार्मूला बताएंगी? पीस फार्मूला बनाने के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली है, एक अलग से कंट्री उसको सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? मैंने जो बताया आपको कि इन सारे कंट्रीज को हाँ बोला। अब कौन सा ऐसा यूएन चार्टर का पहली लाइन खोल दी जाए, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है पहली लाइन पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा हर नेशन, इक्वली छोटा बड़ा जो भी है, टू अवॉइड द वॉर, पहली लाइन है। तो क्या इसको कोई मना कर सकता है? कोई कंट्री मना नहीं कर सकती। और जबकि इंडिया भी तो ये कहता है कि यूएन चार्टर के हिसाब से इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसको तो, ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, अगर कोई बात करेगा तो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। दैट मीन्स तो फिर रशिया के खिलाफ ये जो एक्चुअल मसला है ना, उस पर वो बात नहीं करेंगे। एक्चुअल मसला क्या है जो रशिया कहता है, और जबकि है नाटो कंट्रीज का एक्सपेंसिव। सवाल यूक्रेन का नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नाटो टेरिटरी, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, जो एक डायरेक्ट थ्रेट है रशिया को। और रशिया को पैरालाइज करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई जा रही है। इस उनको भी पता है कि इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है कि इस ड्रामा करने से, जो ये ड्रामा ही मैं समझता हूँ, इनविटेशन भेजना, लोगों को कॉल करना, अगर तुम्हें हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं तो बुला क्यों रहे? यदि वैल्यू थी तो अभी तक चुप क्यों थे? हमारी राय क्यों, हमारी राय से अगर सोल्यूशन निकल सकता था तो आके दिल्ली में बैठ जाते दोनों। अभी फॉरेन मिनिस्टर आया था उसका, यूक्रेन का, यहाँ पे टाइज को मेंट करने की कोशिश की, परसुएड करने की कोशिश की। लेकिन भारत के जो आजकल लोग हैं वो बड़े ही सीजन डिप्लोमेट हैं, आने से पहले जाने से पहले मामले को समझ लेते हैं। पहले जैसे भारतीय गवर्नमेंट नहीं है कि चीजों को है ना अंडरस्टैंड करती हो या दबाव में पार्टिसिपेशन में आ जाए। आजकल तो जयशंकर साहब हैं, है ना, उनके साथ तो पंगा लेना बड़ा मुश्किल काम है ना। जयशंकर साहब इज वन ऑफ देम, मैं उनको उस कैटेगरी में रखता हूँ, बहुत ही सीजन डिप्लोमेट है।
बहुत अच्छी बात है कि फॉर्चुनेटली, और अच्छी बात ये है कि मिस्टर मोदी भी उनके डिसीजन को ऑन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट उसके पीछे बैकिंग लेती है। आफ्टर ऑल जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ही तो मेन हेड होता है ना कैबिनेट का। अगर वो कोई चीज डिसीजन नहीं लेगा तो कोई चीज फर्दर नहीं हो सकती, है ना। तो बैकिंग भी सरकार की भी है। मोदी सरकार थोड़ा है ज्यादा वेट उठाने वाली है ना। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट है सरकार, और लोगों की बैकिंग भी है, तो इस हिसाब से चीजें ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन जो मैं इसको सोचते वक्त अभी निकला, मैंने इसको रीड किया, ब्रिक्स जो नेशंस हैं माइनस रशिया, वो उनको भी कॉल की इन्होंने किया है ना। लेकिन अभी तक इस इनविटेशन को किसी भी मेंबर ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी ब्रिक्स नेशंस ने इनकी कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। जबकि सभी ये जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का डिप्लोमेटिक रीजन है। स्विस फॉरेन सेक्रेटरी फैसल अभी इंडिया में है, तो जबकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जो कहने की बात तो है ही, लेकिन अगर ना भी कहें तो फिर काम चल जाएगा। जैसा कि इंडिया दोनों नेशंस के बीच बातचीत प्राइम मिनिस्टर भी करते रहे हैं, मामले को सेटल करने की कोशिश की है पहले से भी। एनएसए की भी मीटिंग हुई है, यूक्रेन की इश्यूज, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ब्रिक्स नेशंस ने अभी तक किसी ने भी इस इनविटेशन को कंफर्म नहीं किया। इंडिया टू, इंडिया ने बहुत अच्छा बहाना बनाया। अगर बहाना ही बनाना है तो देश में कई सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो आदमी बहाना तो बना ही देता है। इंडिया ने भी कहा कि हम अभी वॉच करेंगे चाइना किस तरह मूव करता है, तो चाइना पार्टिसिपेट करता है तो हम इसको अंडरस्टैंड एक बार सोचेंगे। लेकिन मसला अभी ये है कि अभी तो यहाँ इलेक्शन चल रहा है भारत में, और नई गवर्नमेंट बनेगी तो 15 जून तक, और फिर उस इन्विटेशन को अंडरस्टैंड करना ये प्रॉब्लम की बात है। चाइना को इसलिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि 12 पॉइंट फार्मूला, उसने भी 12 पॉइंट फार्मूला जो है चाइना ने भी प्रपोज किया था कुछ दिन पहले, पीस प्रोसेस, तो उसके ऊपर भी इसलिए चाइनीज का मूव इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंडिया इज आई थिंक नॉट गोइंग टू ज्वाइन दिस मीटिंग एक्चुअली, इन माय अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अभी तक इलेक्शन का जो इन्होंने प्रॉब्लम आगे कर दी है, उसमें ये पता चलता है कि मिड ऑफ जून तक तो गवर्नमेंट ही बनेगी, और मिड 15-16 जून को मीटिंग है, तो दैट मीन्स या अब ना ही समझिए इसको, है ना। तो वेस्टर्न नेशन, अब देखिए भारत वहीं पे G7 की मीटिंग ज्वाइन करेगा। भारत जो है G7 की मीटिंग ज्वाइन करेगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G7 की मीटिंग ज्वाइन करेंगे जो अभी इटली में होने वाली है। वहां से इन्विटेशन भी इंडिया को आया है, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ हम आएंगे, तो वो तो ज्वाइन करेंगे जो अभी जून 15-16 जून को, या कुछ ऐसे, सॉरी 5-6 जून को होने वाली है, उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाँ, जो 15-16 को मीटिंग है उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ कि बहाना ही है, लेकिन बढ़िया है, कुछ न कुछ रीजन देना ही पड़ेगा कि ना जाने के लिए। कि इलेक्शन है, सरकारें बनेंगी, ये है वो है, उस पर कौन डिसीजन लेगा, क्या लेगा, नहीं। और ब्रीफिंग उन लोगों ने दिया है भारत को कि वहाँ पे क्या बातें होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या डिस्कशन होगा, उस हिसाब से। लेकिन मैं भी बार बार ये कहता हूँ कि भारत को हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी मीटिंग्स में इंडिया को पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर कोई पीस प्रोसेस रियल में होने वाला है, अब कोई प्रोसेस होना ही नहीं है। जब आप वॉर में चले गए,
वॉर जब एंड जहां पे होगा वही पीस है मेरे हिसाब से, है ना। अगर यूक्रेन को फिर कभी ताकत हुई, अपने रीजन को वापस लेने की कोशिश किया रशिया को डिफीट करके, तो ये बैटल ग्राउंड में ही पॉसिबल हो सकता है। पीस प्रोसेस तो कई सारे हुए थे पहले, क्या उनको यूक्रेन ने रिस्पेक्ट की? नहीं की। नहीं, लाखों लोगों को मरवा करके दोनों तरफ वॉर में इतना कुछ जा चुका है। अब क्या रशियन फोर्सेस बैक करके अपने पुराने पोजीशन पर जाएंगी? अगर जाएंगी तो रशिया क्या जवाब देगा अपने लोगों को? इस वॉर में मुझे क्या मिला? लाखों लोगों को आपने मरवा दिया ग्राउंड पर, फॉर व्हाट रीजन? क्या इसी पेपर पर कुछ एग्रीमेंट करने के लिए? नहीं, तो ये तो होने वाला ही नहीं है ना। पेपर पे कुछ एग्रीमेंट करने के चक्कर में आपने लाखों लोगों को कैसे मरवा दिया? अगर कुछ इसमें गेन ही नहीं होने वाला, तो फिर ये क्यों है? ये पीस प्रोसेस से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब जो वॉर है, जो जहां तक हो गई है, अब वहीं पे बंद हो जाए, और ये यूक्रेन की जिम्मेदारी में है। लेकिन अभी तक 91 बिलियन, आप मुझे बताओ कि 15 मिलियन, 15 बिलियन डॉलर क्लाइमेट के लिए यूएस ने, अभी COP28 जो यहाँ यूएई में हुई थी, उसमें केवल 15 मिलियन डॉलर क्लाइमेट के लिए यूएस ने दिया। इस वॉर में यूक्रेन की वॉर में इतना नेसेसिटी वो समझता है कि 250-300 बिलियन डॉलर अभी तक दे चुका है, 2-3 सालों के अंदर 91 बिलियन डॉलर का अभी पैकेज उसने दिए। समझ रहे हैं आप? पूरे वेस्टर्न कंट्रीज मिला करके इसको 300-400 बिलियन डॉलर दे चुके हैं इस वॉर में, रशिया को डिफीट करने के लिए। ये वॉर बड़ी कॉस्टली है। आजकल वॉर लड़ना इतना आसान काम नहीं है। समझ रहे हैं आप? ह्यूमन कॉस्ट, कैपिटल, इकोनॉमी, सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब आप कागज पे सिग्नेचर करेंगे, पता नहीं आगे चल के उसको आप एग्रीमेंट को मानेंगे या नहीं मानेंगे। कीव के साथ एग्रीमेंट डिक्लेरेशन कई सारे साइन हुए हैं पहले से, नहीं? मिन्स्क के एग्रीमेंट वगैरह रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ हुआ है। क्या यूक्रेन ने उसको ऑब्जर्व किया? 2014 में भी एग्रीमेंट हुए, कई सारे एग्रीमेंट हुए। यूक्रेन ने उसको डिफाई किया। यूक्रेन में पहले 2014 के पहले जो सरकार थी, वो जिस तरह अभी बेलारूस में है, जो वहां का प्रेसिडेंट है वो रशियन लीनियंट प्रेसिडेंट है। पहले यहाँ पे भी वही था, और फिर हो भी क्यों ना, सेंट्रल एशियन नेशंस, क्योंकि उसी के पार्ट है, रशिया के ही सारे पार्ट है। पहले उन्हीं के, इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये रशिया लेड सिस्टम से बने हुए हैं। नहीं, अब आप रशिया के खिलाफ जाएं, नहीं, वहां पर नाटो फोर्सेस को लाएं, बॉर्डर पर मिसाइल से लगाएं। अभी जब यूएस में जब रशिया ने 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, अगर आप लोगों ने सुना होगा, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962, 1962 की बात, रशिया ने यहीं क्यूबा में मिसाइल्स लगा दिए थे, है ना, जो कि थ्रेटन डायरेक्ट करता था यूएस को। और यूएस ने अपने मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यहाँ इटली और यहाँ इसके बॉर्डर पर लगा दिए थे रशिया को टारगेट करने। उसके बाद जब रशिया ने क्यूबा में लगाया, तब वहां के प्रेसिडेंट्स ने बोला एग्रीमेंट कर लेते हैं, और सीरियसली एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप यहाँ से मिसाइल्स हटाएं हमारे बॉर्डर से, है ना, क्यूबा के बॉर्डर से, और हम अपना मिसाइल सिस्टम यहाँ से रिमूव करते हैं, और नाटो का एक्सपेंशन हम आगे नहीं करेंगे। यही उस समय बातचीत हुई थी। इसमें रशिया गलत नहीं है, सवाल यूक्रेन का नहीं है, सवाल नाटो के कलेक्टिव सिस्टम का है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। भारत बेहतर समझता है कि क्या करना है। और मैं समझता हूँ, मैं हमेशा जब से मैंने सुना है इसको, तभी से मैं कह रहा हूँ कि भारत को इसमें हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय इंसल्ट होने। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट कि वो
ऑलरेडी ऐसा सोच रही है कि नहीं जाना है ना? तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।